फिर से आज हमारे साथ बैठे हैं प्रद्युमन जोशीला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। प्रद्युमन जी, तीसरी बार भाजपा प्रदेश में सरकार एक तरीके से बनी गई है जी और विधायक दल का नेता भी जी नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है जी अमित शाह की अध्यक्षता में जी। और इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश में एक तरीके से अपना काम करेंगे जी। और एक खास बात और रहेगी कि पिछले 6 महीने की बात करें तो 2 बार चुनाव हुए हैं जी। नायब सिंह सैनी पहले सांसद थे, उसके बाद में उन्होंने एक विधानसभा करनाल से चुनाव लड़ा था जी। इसके बाद फिर विधानसभा के सारा इलेक्शन हो गया जी। तो ऐसे में पिछले 5 साल में तो एक खास बात और थी उनके सामने, बीजेपी के सामने बात करें तो जैसे भाई पिछली बार तो जजपा के साथ में गठबंधन था जी। निर्दलीय भी उनके साथ में थे और अब एक तरफा सरकार है बीजेपी की जी। निर्दलीय हैं साथ में, पर यह है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं लेकिन बीजेपी अपने आप में सक्षम है, पूरे तरीके से उन्होंने अपनी सरकार बना ली है मेजोरिटी के साथ। बिल्कुल। अब आने वाले जो 5 साल हैं उसमें नायब सिंह सैनी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा के दूसरी बार, इनके सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, किस प्रकार से इन्होंने काम करना चाहिए कि हर वर्ग को ये अपने साथ ले सकें, हर वर्ग को साध सकें, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी बड़े सौभाग्यशाली भी हैं कि उनको अमित शाह जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे सबसे ताकतवर नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में जो विधायक दल की मीटिंग हुई उसमें उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया और प्रदेश के दूसरी बार लगातार वो मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और जैसा आपने भी बताया कि पिछला जो उनका कार्यकाल था उस कार्यकाल में तो वो कुछ बहुत खास करने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। हाँ। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया जी। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके तुरंत बाद उनको 2 महीने का समय मिला और फिर विधानसभा चुनाव दोबारा से डिक्लेयर हो गए। जी बिल्कुल। अब नायब सिंह सैनी फुल फ्लैश 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि ये सब निर्भर भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान पर रहेगा, क्योंकि जब चाहेगी पार्टी आला कमान तो उनको बीच में भी हटा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई संभावनाएं आज के दिन दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक बात। सबसे बड़ी बात यह है कि अब नायब सिंह सैनी को, चूंकि अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बने हैं, बीजेपी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बिल्कुल। अब उनको पूरे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन करके और पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर के काम करने चाहिए। बिल्कुल। और उनको एक ऐसे पैरामीटर सेट कर देने चाहिए अपने, ताकि युगों युगों तक लोग याद रखें कि प्रदेश में एक ऐसा युवा मुख्यमंत्री बना जी जिसने इतना विकास किया। ठीक बात है। जिस तरह से आज भी चौधरी बंसीलाल का जिक्र पूरा देश करता है कि चौधरी बंसीलाल ने किस तरह से हरियाणा का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और हरियाणा का जिस तरह से उन्होंने नक्शा बदलने का काम किया, उसी तरह से नायब सिंह सैनी, उस समय तो बहुत कम संसाधन थे प्रदेश के पास, अब तो संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है, ऊपर नीचे भी बीजेपी की सरकार है। नायब सिंह सैनी के सामने मैं जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन मान रहा हूं वो यही मान रहा हूं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार प्रदेश में सत्ता में आ गई है, उसके बावजूद एक बहुत बड़ा वर्ग जो किसान वर्ग कह सकते हैं, जाट को हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उस स्तर पर नहीं लग पा रहा है जिस स्तर पर लगना चाहिए। ठीक बात। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में भी रही हैं, जैसे किसानों को 2-2 हज़ार रुपये जो खाते में उनके हर 4 महीने में वो डाल रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं डाली। ठीक बात। इतने साल देश में तमाम पार्टियों की सत्ता रही जी। सबसे बड़ी बात तो किसान वर्ग का और विशेषकर जाट समुदाय का दिल जीतने की बात है। जब मनोहर लाल खट्टर जी का राज था तो उस समय पिछला जो मोदी जी का कार्यकाल था, 13 महीने लगातार किसान सड़कों पर बैठे रहे। बिल्कुल। और किसान आंदोलन हुआ बहुत बड़े स्तर पर। तो एक तो इस बार कोई इस तरह की मूवमेंट ना हो पाए, उसके लिए नायब सिंह सैनी जी को पहले से ही किसान वर्ग को, और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है
कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले नायब सिंह सैनी व्यवहार में भी सॉफ्ट हैं। नायब सिंह सैनी एक समझौतावादी टाइप के व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो उनका 6 महीने का कार्यकाल रहा है उसमें भी कोई ऐसा घटनाक्रम उन्होंने हरियाणा प्रदेश में नहीं होने दिया जिसका कहीं ना कहीं कोई उनके दामन पर दाग लगे। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो उनको किसान वर्ग और जो जाट समुदाय है उसका दिल जीतने का काम करना चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि भारतीय जनता, हालांकि मैं उसको केवल ये मानता हूं कि बहुत से लोगों का एक मात्र ये भ्रम है, कोई भी पार्टी कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं हो सकती। और बहुत से लोगों का इस तरह का एक मन में भ्रम है कि बीजेपी जाटों के खिलाफ है, जबकि मेरा ऐसा मानना निजी तौर से कि भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति, पहला जाट उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। बिल्कुल। हरियाणा से आचार्य देवव्रत को राज्यपाल बनाया, वो भी जाट समुदाय से हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पहले ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, सुभाष बराला को उनसे पहले प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, दोनों जाट समुदाय से आते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी की पहली सरकार में कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ के पास आधे के आसपास महकमे थे, जो बड़े पावरफुल महकमे थे, दोनों जाट समुदाय से आते हैं। दूसरी अगर सरकार की बात करें, दुष्यंत चौटाला, जेपी दलाल, चौधरी रणजीत सिंह, उसके बाद मईपाल ढांडा, कमलेश ढांडा, ये तमाम जो नेता हैं तमाम जाट वर्ग से हैं और उनके पास आधी सरकार से ज्यादा जो मंत्रालय हैं, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास थे। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि हरियाणा या कोई भी प्रदेश हो, 36 बिरादरी का प्रदेश है, तो कभी जाट भी मुख्यमंत्री बनेगा, कभी गैर जाट भी बनेगा, और कभी हिसार का भी मुख्यमंत्री बनेगा, कभी कुरुक्षेत्र का भी बनेगा, कभी अम्बाला, और बनना भी चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जो जाट मुख्यमंत्री बने, क्या उन्होंने केवल जाटों का ही भला किया? उन्होंने भी तो सबका भला किया है, 36 बिरादरी का। वो भी जो मुख्यमंत्री बन गया वो सबका है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एक तो नायब सिंह सैनी जी को, उन जाटों को, उन किसान वर्ग को ये भरोसा दिलाना चाहिए कहीं ना कहीं, जिनको ये भ्रम है कि बीजेपी जाटों के विरोधी है। ठीक बात है। और उसके लिए एक और बड़ी गजब बात बताऊं, हालांकि ये कई बार नहीं होता। चौधरी भजनलाल चूंकि बिश्नोई कोई जाति नहीं अलग से, ठीक है, चौधरी भजनलाल जो बिश्नोई हैं वो कहीं ना कहीं जाटों से ही निकले हुए, बिल्कुल निकले हैं। तो चौधरी भजनलाल जी ने भी अपनी फर्द तक भी दिखाई थी कि मैं जाट हूं, लेकिन जाटों ने तब भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, और आखिरकार उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ी राजनीति में, और वो रणनीति बदलते हुए वो गैर जाट के नेता बन गए, मुख्यमंत्री बने, प्रदेश के बड़े नेता बने। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को अपनी रणनीति ही बदलनी पड़े, जाटों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। अच्छा, फर्द तक दिखा दी थी? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी फर्द दिखाई थी और ये कहा था कि ये देखो मैं जाट हूँ। अच्छा। लेकिन जाटों ने फिर भी नहीं मानी। अब हिसार में जो जाट धर्मशाला की जगह है वो चौधरी भजनलाल ने दी हुई है। अच्छा। लेकिन नहीं समझ मारी लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनका पत्थर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आज भी मेरा ये मानना है कि नायब सिंह सैनी को एक पहल करनी चाहिए, क्योंकि वो इस परिवार के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं आज के दिन। बिल्कुल। तो उनको ये पहल करनी चाहिए कि दोबारा से इस तरह की कोई मूवमेंट ना हो। जी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का एक बयान आया, हालांकि उसके बाद जो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि किसान आंदोलन के बाद हमने कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो किसान आंदोलन है उसमें भी कुछ लोग प्रो कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। और अब उनकी कलियां खुलनी शुरू होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहला काम तो उनको ये करना चाहिए जी, कि किसी भी तरह से जाट समुदाय, किसान वर्ग, इनका दिल जीतने का काम नायब सिंह सैनी करे। दूसरी जो उनके सामने मैं एक जो चुनौती मान रहा हूँ, वो चुनौती ये है कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी का 9.5 साल का कार्यकाल रहा और उसके बाद जो नायब सैनी जी का कार्यकाल रहा, उसमें वो कहीं ना कहीं मनोहर जी की छत्र छाया में ही रही। हाँ बिल्कुल। और अमित शाह जी का आना एक पर्यवेक्षक के तौर पर इतने बड़े नेता का,
और उनके द्वारा ऐलान करना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी ये चाहता है कि नायब सिंह सैनी मनोहर जी की छत्र छाया से निकल करके और अपने स्तर पर फुल फ्लैश अपने स्तर पर काम करें। बिल्कुल। और उनको ये दिखाना चाहिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं और ऐसे काम होते हैं, और ऐसे काम होते हैं जी। तो लोग जो मनोहर जी के कार्यकाल से जो लोग नाराज हैं, कहीं ना कहीं जो लोग नाराज हैं वो भी बीजेपी के साथ लग सकते हैं। वो ये देखेंगे कि नायब सिंह सैनी तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बिल्कुल। अब ये निर्भर सारा नायब सिंह सैनी पे करेगा कि वो किस तरीके से नायब सरकार चला पाता है। और इस बार उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो ये भी है कि मनोहर लाल जी की कैबिनेट में भी बहुत अनुभवी नेता थे। जब वो पहली बार सरकार बनी तो पंडित रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज चुनाव जीत करके आए थे। ठीक बात है। दूसरी जो सरकार बनी उसमें भी बहुत बड़े बड़े जो है जिनका राजनीति का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा हो, चाहे जो रणजीत सिंह हो जो 1987 में मंत्री बने थे। बिल्कुल। तो उन जैसे नेता उस कैबिनेट में थे। अब नायब सिंह सैनी जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आएगी कि उनकी जो कैबिनेट है या जो बीजेपी के 48 विधायक जीते हैं, बिल्कुल, भले ही उनमें अनिल विज बहुत अनुभवी हैं लेकिन अनिल विज की सबके साथ पटरी नहीं खाती, अक्सर वो जो है आउट हो जाते हैं पटरी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो बहुत कम जिन लोगों को अनुभव है ऐसे विधायक जीत करके आए हैं, बिल्कुल, तो उनमें भी एक तारतम्य बना करके और सरकार को चलाना है। क्योंकि नए विधायकों को जब मंत्री बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनको समझने में भी समय लगेगा। इसका फायदा भी हो सकता है प्रद्युमन जी। देखो, निश्चित रूप से फायदा इसका इसलिए हो सकता है, मैं जो समझ पा रहा हूं कि आदमी को अगर 5-10 साल उसने सत्ता में रहा है तो जो उसके अंदर जो वो कर सकता वो तमाम एफर्ट्स उसने कर लिए। बिल्कुल। नया जो खून होता है, नया आदमी होता है, उसके अंदर नया दिमाग होता है। बिल्कुल। नए दिमाग से वो चलेगा। आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूँ। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। और उसके बाद उसी टर्म में बीच में लाल कृष्ण आडवाणी जी को, पहले वो गृह मंत्री थे, उसके बाद देश का उप प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है। और चूंकि बुजुर्ग नेता थे पार्टी के, दो ही मेन नेता थे, वाजपेयी जी और आडवाणी जी। बिल्कुल। उसके बाद आडवाणी जी को फेस आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 2004 में भी साइनिंग इंडिया के नाम से लड़ा, फिर 2009 में लड़ा। आडवाणी जी का चेहरा आगे उनकी खूब, और दोनों चुनाव बुरी तरह से पार्टी हार गई। बिल्कुल। क्योंकि जितना जो कुछ वो कर सकते थे आडवाणी जी, वो देश के उप प्रधानमंत्री ने लिए, तभी उनसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर बाद में क्या करेंगे। ठीक है। उसके बाद 2014 में बीजेपी एक नए चेहरे को लाई, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। और उसने पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी। बिल्कुल। और तो अकेले एकदम। बिल्कुल। अब वही दूसरे एंगल से देखें, मनोहर लाल खट्टर जी 2014 में सीएम बनाए, 2019 में उन्हीं के चेहरे से लड़ा, 47 से 40 पे आ गई बीजेपी। अब उनका चेहरा पीछे करके नायब सिंह सैनी को आगे किया, तो 40 से वापस 48 पे वो ले आए। और हरियाणा के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा सीटें आई, तीसरी बार लगातार सरकार बनी। वरना तो तीसरी बार सरकार की कोई सोच नहीं सकता। तीसरी बार तो मतलब ये लगा लो कि अलायंस में सरकारें लगभग बनती हैं। हरियाणा जैसे स्टेट में जहां राजनीतिक रूप से लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं, बिल्कुल, जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है, वो कहीं ना कहीं यहाँ का मतदाता, हर मतदाता जागरूक है। बिल्कुल। और वहां तीसरी बार लगातार सरकार लाना, तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी नया खून है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नायब सिंह सैनी में एक काबिलियत और भी ये है कि जमीन से उठा हुआ आदमी है और वो सभी को साथ लेकर के चल सकता है। बिल्कुल। और उसने ये दिखाया भी है। मैं आज एक अखबार में पढ़ रहा था कि नायब सिंह सैनी जो है ना जी, यानी कि किसी टाइम पर फोटो स्टेट या कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, फोटो स्टेट की दुकान थी उनकी, कंप्यूटर ऑपरेटर कह लीजिए, जो प्रिंट निकालते हैं। और मनोहर लाल जी वहाँ जब ये संघ का काम देखते थे, उनकी गाड़ी भी, तो उस समय नारायणगढ़ में उनकी वो दुकान थी, उस समय वो वहाँ उनसे फोटो स्टेट वगैरह करवाते थे। तो वो आपस में प्यार प्रेम हो गया। जब वो, क्योंकि हम भी किसी दुकानदार से अगर 20, 30, 50 बार लगातार जाते तो रूटीन में जाएंगे तो निश्चित रूप से वो पारिवारिक बन जाता आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो उनकी गाड़ी भी चलाने लग गए इमरजेंसी में। और फिर जो है नारायणगढ़ से उनको टिकट दी, जिला के प्रधान उनको बनाया गया। वो हारे चुनाव, उसके बाद अगला चुनाव वो जीते, फिर उनको एमपी की टिकट दे दी गई। जबकि जो उनका जो गांव है, उनका जो हल्का नारायणगढ़, वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में भी नहीं है। ठीक बात है। वो तो जो है अम्बाड़ा पार्लियामेंट में है। उसके बावजूद उनको कुरुक्षेत्र से टिकट दी।
आप उनको भाग्यशाली ये देखिए, भाग्यशाली के साथ साथ मैं ये समझता हूं कि उनकी काबिलियत है। ठीक बात है। काबिलियत के दम पर वो नारायणगढ़ से कुरुक्षेत्र में एमपी बनते हैं। एमपी बनने के बाद उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के कुछ ही दिन बाद उनको जो है मुख्यमंत्री, और एक और गजब बात है डांडा साहब, वो हरियाणा प्रदेश के वो इकलौते शख्स बन गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और उसी दौरान मुख्यमंत्री भी रहे, दोनों पद एक साथ संभालने वाले। बहुत बड़ी बात, ठीक बात। क्योंकि पार्टी ने संगठन को भी उनके ऊपर छोड़ दिया और सरकार को भी उनके ऊपर छोड़ दिया। कितनी बड़ी मतलब काबिलियत उनकी है। चुनौती देख, वरना भारतीय जनता पार्टी में तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। बिल्कुल। यहाँ तो जब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जब उनको बनाया गया तो उन्होंने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिजाइन दिया। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी की काबिलियत, और सबसे खास बात मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वो लगातार एक आम आदमी की तरह लोगों से मिले। बिल्कुल। ठीक है, मुख्यमंत्री का एक सुरक्षा का घेरा होता है क्योंकि वो प्रदेश के नंबर 1 है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी उनकी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। उसके बावजूद जिस तरह से वो उनका बर्ताव रहा, और मेरी बहुत बार उनसे मुलाकात हुई, बहुत बार उनसे फोन पर भी बात हुई, जैसे वो एक एमएलए थे, जैसे वो एक एमपी थे, वही नेचर आज उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद है। ठीक बात। कहीं कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल। अब हम जो चुनौतियों की बात कर रहे थे उसमें इनके अलावा अगली जो उनके ऊपर जो चुनौती मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये चुनौती है कि वो प्रदेश का समान रूप से विकास करें। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं वो ये मत देखें कि हमारा विधायक जीता, हमारा विधायक नहीं जीता। अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि इस बार 6 जाट विधायक जीते हैं जी, और 6 में से महिपाल ढांडा और जो कृष्णा गहलावत हैं वो पहले भी विधायक रही हैं, दोनों पहले मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल। उनके अलावा चाहे वो उमेद पातुवास जीते हों, चाहे वो जो है श्रुति चौधरी जीती हों, वो विधायक कभी नहीं रही, एक बार एमपी बनी हैं जी, और चाहे वो सुनील सांगवान पहली बार जीते हैं, और रणधीर पनियार वो भी पहली बार जीते हैं। पिछली बार जाट चेहरे उनके साथ काफ़ी थे, चाहे वो जयप्रकाश दलाल हों, जो रणजीत सिंह हो, चौरी देवीलाल के बेटे हैं, और ये बड़े थे सारे, और उससे पहले दुष्यंत चौटाला भी थे। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं वो बड़े चेहरे थे। तो उस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि इस बार उनको तमाम जो विधायक हैं उन सबको साथ लेकर के और चलना चाहिए। और प्रदेश का अगर वो सर्वांगीण विकास करेंगे तो निश्चित रूप से एक और गजब बात है, वो ये है कि कांग्रेसियों का विशेषकर मनोबल पूरा टूट चुका है। अगर अब नायब सिंह सैनी को सबसे पहले तो पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में धन्यवादी दौरे करने चाहिए लोगों। ठीक बात है। और लोगों की वहीं पर खुले दरबार लगा करके लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस आज पूरी तरह से जो है सेटबैक है, पूरी तरह से निराश है, वो कांग्रेस उबर भी नहीं पाएगी अगर वो आज से ही ये तरीका अपना लें, कल से ही ये अपना मोमेंटम शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद क्योंकि उन लोगों को ये लगेगा, आज एक बड़ी गजब बात ये है कि रिजल्ट आने के बाद 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी तो 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी उसने। बिल्कुल। जबकि कांग्रेस की ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी हार कैसे हुई। ठीक बात। हार पर मंथन तो छोड़िए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद चुनाव हार गए उन्होंने अभी तक इस्तीफा तक नहीं दिया। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तक नहीं मानी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ये बयान तक नहीं आया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस हार के लिए। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस वही पुराने ढर्रे पर चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक चुनाव खत्म हुआ उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, और यही उसकी सफलता का मेन कारण है, मेन राज है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती आपने ये बताई जी। इसके अलावा एक चुनौती जो सबसे बड़ी है ना, ये है कि जैसे ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पिछली बार जो यानी कि जो समय जो बचा था उसमें बने जी, इतनी अनाउंसमेंट हुई थी, और क्या उन अनाउंसमेंटों पे खरा उतर पाते हैं? क्योंकि पहले तो
अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट रोजाना, आज 15, 20, 25 यूं इतने अनाउंसमेंट जो ना अखबार में, पेपर में लोगों को पढ़ने को मिल रही थी जी। और ये तो आचार संहिता लगी, उस दिन भी जो ना अनाउंसमेंट हुई थी। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज जो ना वो रहेगा। देखो निश्चित रूप से है, ना केवल जो उन्होंने घोषणाएं की उनका, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें भी जो जो उन्होंने वायदे किए हैं उन सबको तो उन्होंने पूरा करना चाहिए। लेकिन जो घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं उसमें बहुत से वायदे नहीं पूरे करती। ठीक बात। और जो मुख्यमंत्री ने पिछली टर्म में जितनी भी अपनी घोषणाएं की हैं सबसे पहले उनको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। तभी जाकर के कोई बात बनेगी। हाँ, तब लोगों को ये जैसेगा विश्वास होगा कि भाई हाँ उन पर विश्वास हो जाएगा। और उसके बाद लोग ये कहने लग जाएंगे, जैसे लोग कहते थे कि चौधरी बंसीलाल सच्चे आदमी हैं, वो जो कहते हैं वो करते थे। और वही जो है फिर नायब सिंह सैनी के बारे में चल पड़ेगा कि सैनी साहब ने जो कह दिया वो कर दिया। लेकिन इस मामले में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सी ऐसी घोषणाएं होती हैं जिनको घोषित कर दिया जाता है लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरती। बिल्कुल ठीक। पिछली बार भी मनोहर लाल जी ने बहुत सी घोषणाएं की। हमारे नलवा विधानसभा क्षेत्र में भी जब वो आए थे तब यहाँ भी घोषणाएं की थी, हांसी में भी घोषणाएं की थी। बहुत सी घोषणाएं ऐसी हैं जो उनकी धरातल पर नहीं उतर पाती और वो जो है घोषणाएं कर देते हैं, उसके बाद उस पर कोई गौर नहीं करती। और जनता भी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है कि प्रदेश का मुखिया जब किसी चीज़ की घोषणा कर रहा है तो जो है उसके पीछे लग करके और उन घोषणाओं को पूरा करवाना चाहिए, लेकिन नहीं करवाते कई बार। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र है और जो घोषणाएं की हैं उनको तुरंत प्रभाव से, पहली कलम से उनको पूरा करना चाहिए। और एक और खास बात, उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ी चुनौती मैं जो समझ रहा हूँ जी, 9.5 साल के मनोहर लाल जी के सरकार में भी और 6 महीने की नायब सिंह सैनी की सरकार में भी अफसरशाही बड़ी हावी रही। विपक्ष के द्वारा भी और आम जनता के द्वारा भी बार बार एक ही सवाल किया जाता रहा कि इस सरकार में अफसरों की चलती है, मनोहर लाल जी की सरकार में एमपी, एमएलए और मंत्रियों के ऊपर से ज्यादा अफसरों की चलती है। बिल्कुल। और नायब सिंह सैनी ने कई बार ये दर्शाने का भी प्रयास किया, उन्होंने बार बार ये यहां तक भी उनको कहना पड़ा, और वैसे तो बड़ी शर्म की भी बात है, दूसरी तरफ बड़ी गर्व की भी बात है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चौधरी हैं और सभी अफसरों को उनके काम करने चाहिए। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है, इस बात का अंदेशा उनको भी है। तो एक तो जो अफसरों का नेक्सस बना हुआ है, जो अफसरों का एक पूरी तरह से उन्होंने जो एक जंजाल में जो है पूरी सरकार को ले रखा था 10 साल के कार्यकाल में, उसको तोड़ते हुए और अफसरों को ये स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि वो जनता की बात सुने। ठीक बात है। और जब जनता की ना केवल सुने बल्कि जायज काम उनके करें, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। छोटे छोटे काम हैं जो एक क्लर्क कर सकता है लेकिन नहीं करना चाहते कई बार। बिल्कुल ठीक। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका बिल्कुल छोटे से छोटा काम कहीं किसी की कोई फैमिली आईडी में है, कोई आधार कार्ड है, कोई उसका गैस का कनेक्शन है, ये जो छोटे छोटे काम हैं ये तक भी नहीं बन पाते। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही पर एक लगाम लगाते हुए और उनको ये दिखाना होगा, जिस तरह से चौधरी बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज था कि उन्होंने अफसरशाही पर एक लगाम रखी, उस तरह का काम नायब सिंह सैनी को और उनकी कैबिनेट को करना चाहिए। ठीक बात है, बहुत ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तभी ये पता चलेगा कि वास्तव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और सरकार नायब सिंह सैनी चला रहे हैं। वरना तो इस सरकार, पिछली सरकारों में तो ये था कि अफसर सरकार चला रहे हैं जी, और मंत्रियों तक की भी नहीं। एक और ऑन रिकॉर्ड बात ये है, प्रदेश के एक बहुत ताकतवर मंत्री को ये कहना पड़ा मुख्यमंत्री के साथ जब उनकी मीटिंग थी कि डीसी तक मेरा फोन नहीं सुनता। ठीक बात है। जबकि मंत्री प्रोटोकॉल में डीसी से ऊपर है, लेकिन इस बार इस तरह के उदाहरण ना मिलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है जी। ठीक बात है। हालांकि अनिल विज ने अपना थोड़ा सा ना वो बना के नहीं, अनिल विज का भी मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने बेशक फूंफा खूब करी लेकिन चली उनकी भी नहीं जी। हिसार में जब वो ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे, यहाँ एक डीएसपी को उन्होंने सस्पेंड किया। अच्छा। और उसके बाद वो कुछ भी नहीं हो पाया उसका। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक ये कार्रवाई मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे मैं मीटिंग नहीं लूंगा। उन्होंने मीटिंग भी नहीं ली। उनका पूरा कार्यकाल निकल गया। जब जितने दिन वो हिसार कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन रहे वो एक दिन भी नहीं आई।
जी। उसके बाद जब डॉक्टर बनवारी लाल को पहले चोर रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह के बाद अनिल विज को बनाया गया। उन्होंने 1-2 मीटिंग ली, उसमें उन्होंने 1-2 को सस्पेंड किया, वो सस्पेंड हुए नहीं ऊपर से। उसके बाद उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जब तक इनको सस्पेंड नहीं करोगे मैं मीटिंग नहीं लूंगा। वो मीटिंग लेने नहीं आई। बिल्कुल। लेकिन जो उन्होंने आदेश दिए उसकी तो पालना नहीं हुई। ठीक बात है। कहीं ना कहीं भले ही अनिल विज काम करना चाहते हो, लेकिन मैंने जो बताया आपको कि अफसरशाही इतनी हावी थी कि वो काम हो ही नहीं पा रहे थे। एक और सवाल यहाँ पे मैं पूछ लूँ आपसे। जी। आपको याद होगा जिस दिन मतदान जो चल रहा था, उस दिन पत्रकार जो आए हुए थे और अनिल विज ने एक बात कही थी भी अगली मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री निवास पर होगी। जी। तो आज वो बयान दे रहे थे कि भाई जो है ना, मैंने इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा और ये हमारे तो पार्टी हाईकमान का जो फैसला होता है वही मान्य होता है। तो मुझे तो से चौकीदार बना दे, वो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। वो भी बल्कि बहुत गजब बात ये हुई। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इसी खूबी के लिए जानी जाती है। जब वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाना था तो उनको पर्ची दे दी गई कि आप नाम अनाउंस करें कौन होगा प्रदेश का मुख्यमंत्री। राजस्थान में जी। आज भी वही सेम सीन हुआ। अमित शाह जी को पहले से ये अंदाजा था कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक कह रहे हो। उन्होंने अनिल विज और कृष्ण कुमार बेदी दोनों से प्रस्ताव दिलवा कि नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, हम जो है अनुमोदित करते हैं। बिल्कुल। प्रस्ताव रखने वालों में अनिल विज हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो देखो, एक खास बात और बताता हूँ नाना साहब, राजनीति में कभी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। जितना अपना ब्योंत हो, जितना अपना जुगाड़ हो, केवल उतना ही कहना चाहिए। जब उनको ये पता है और ये सबको मालूम है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें पार्टी की जो आला कमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या देश का प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता है, वही जो है फैसले करता है जी। अब क्षेत्रीय पार्टियों में जो एक परिवार की पार्टी है, उसमें जो पार्टी का सुप्रीमो, जो पार्टी का अध्यक्ष, वो फैसला लेता है किसको क्या बनाना है। बिल्कुल। जब अनिल विज केवल अकेले जीते हैं, वो यूं नहीं है कि उनके साथ 50 एमएलए खड़े हैं। कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत तो ये कह भी सकते हैं कि मेरे साथ 6, 7, 8 एमएलए हैं, 9 एमएलए हैं। बिल्कुल। लेकिन अनिल विज के साथ तो मुझे नहीं लगता कि एक भी एमएलए कोई ऐसा है जो आज बिल्कुल खड़ा हो साथ में। भले ही जब उनको मुख्यमंत्री पार्टी डिक्लेयर करते तो क्या पता 48 के 48 साथ लग लें, 47 के 47। ठीक बात। लेकिन खुद अनिल विज जी को भी पता था कि मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनते, मुख्यमंत्री तो पार्टी आलाकमान बनाते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बयान किस फलों में दिया। कई बार नेता अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के लिए, कई बार चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बयानबाजियां करनी पड़ती हैं और वो करते भी हैं। उन नेताओं को भी पता होता है कि ये आप बयानबाजी सिर्फ इस मकसद से कर रहे हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं अनिल विज, मुझे नहीं लगता कि अब जैसा, क्योंकि आज वो उम्र के भी उस मुहाने पर हैं कि कहीं कोई बहुत बड़ी क्रांति करने के हालात में भी राजनीतिक रूप से नहीं दिखाई देते। और वो तो चुनाव भी, अगर चित्रा सरवारा जो उनकी टक्कर में थी, अगर वो कांग्रेस की प्रत्याशी होती तो संभवतः हो सकता चुनाव परिणाम भी कुछ उलट हो जाते। बिल्कुल। एक वीडियो अनिल विज पे भी बनाएंगे जी, क्योंकि इनका भी बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है जी उस क्षेत्र में। बिल्कुल। और क्योंकि बड़े नेता बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक कम अंतर से आ रहे हो, लेकिन नेता जीतना तो चुनाव जीतना। देखो, चुनाव अगर आप एक वोट से भी जीतते हैं, जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल। और जो जीतता है वही राजनीति में उसी की गिनती होती, वरना जो एक वोट से हार भी जाता है ना। आपको एक गजब बात बताता हूँ, राय में जयतीर्थ दहिया 3 वोट से जीत गए इंद्रजीत दहिया की टक्कर पिछली बार। और इंद्रजीत दहिया का परमात्मा जो है उनका देहांत हो गया और वो जिंदगी में कभी एमएलए नहीं बने। कई चुनाव लड़े, हारे और मात्र 3 वोटों से भी हार गए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के एक नेता सीपी जोशी, वो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का। अच्छा। और राजस्थान में पिछली बार की बात है, और 1 वोट से वो चुनाव हार गए। उनकी धर्मपत्नी ने, और उन्होंने वोट नहीं दिया क्योंकि वो जो है अपना प्रचार प्रसार में जो बूथ संभालने में बिजी रह गए। और तभी तो कहते हैं कि एक वोट की कीमत है, और उस 1 वोट के चक्कर में उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी जाती रही, वरना वो मुख्यमंत्री बनते अशोक गहलोत की जगह। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। तो प्रजातंत्र में एक वोट की कीमत है,
और कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक और खास बात मैं बताऊं, लोगों को बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि चुनाव 5 साल में होंगे। क्या पता कब कहां क्या हालात बन जाए राजनीति में। बन सकते हैं। पिछली बार, और अलग अलग हलकों की मैं बात करूं, पिछली बार हरियाणा प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, बिल्कुल, और तीनों अकल्पनीय थे। तीनों के किसी ने ये सोचा नहीं था। श्री कृष्ण हुड्डा जी का आकस्मिक देहांत हो गया, किसी ने ये नहीं सोचा था कि बड़ौदा में बाई इलेक्शन हो जाएगा, वहां बाई इलेक्शन हो गया। बालू की किस्मत जागी, बिल्कुल, और वो एमएलए बन गया, बिल्कुल। एलनाबाद में किसी ने ये नहीं सोचा था कि अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देंगे, ठीक बात, उन्होंने इस्तीफा दिया, बिल्कुल। आदमपुर में किसी ने ये नहीं सोचा था कि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देंगे, ठीक बात है, उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ। तो मेरी तो तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनसे मेरा यही एक सलाह भी है उनको, और एक उनसे अनुरोध भी है कि अपने घरों में बढ़ के मत बैठें, ठीक बात, अपने चुनाव प्रचार जारी रखें। क्या पता कब किस हल्के में कहाँ उपचुनाव हो जाए। सही बात है, बिल्कुल। तो कभी भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भले ही जो है आप चुनाव हार गए हों, लेकिन आप मैदान में आ जाइए दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, आना भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खेती है, इसमें तो जो खड़ा रहेगा वही फसल, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे देखे हमने, संतोष यादव हैं अटेली से, संतोष यादव लगातार कई चुनाव आ रही, लगातार, और बहुत कम अंतर से आ रही, और जब जीतती तो वो बहुत 70-72 हजार से जीती, डिप्टी स्पीकर बनी। अगली बार ऐसा हुआ कि वो जीत गई, अगली बार उनकी पार्टी ने टिकट काट दी, बिल्कुल। इसमें भावनात्मक तरीके से, उसके बाद उनको कभी ना इस बार टिकट मिली। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। और लोग भावनात्मक तरीके से भी जुड़ते हैं, बिल्कुल, जुड़ जाते हैं। ये बंदा पिछली बार हार गया था, बिल्कुल, दे दो, बिल्कुल, बना दो, एक माहौल बन जाता है राजनीति में, केवल माहौल बनाया जाता है जो लोगों के बीच में जाता है ना। एक बड़ी गजब बात है जो बताते हैं बड़े बुजुर्ग भी, चौधरी देवीलाल जी तोशाम विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा कर रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और वो दौरा करते हुए, उस समय कोई फोन वगैरह तो इतना सिस्टम था नहीं, चौधरी भजनलाल जी ने उनकी सरकार तोड़ ली, और सरकार तोड़ने के बाद उनको किसी ने मैसेज दिया कि सरकार गिर गई। अच्छा, अपनी सरकार तोड़ ली, एमएलए तोड़ लिए, क्योंकि तब जो है दल बदल का कानून था नहीं जी। तो चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही कि कोई बात नहीं, तभी माहौल बनाए रखो, सरकार फिर बना लेंगे, माहौल बनना चाहिए। और आज ही मेरे पास किसी एक शख्स का फोन आया हुआ था, तो उन्होंने भी एक बड़ी गजब बात ये बताई, चौधरी देवीलाल के परिवार से ही हैं वो, अच्छा, उनके पोते हैं, अच्छा। तो उन्होंने ये बताया, चौधरी देवीलाल के पोते ने, कि देवीलाल जी तो चुनाव जैसे आज खत्म हो गया और हार गए, अगले दिन ही अपनी गाड़ी के धत्तू लगवा के अगले दिन फिर शुरू हो जाते थे। अच्छा, कोई बात नहीं, हार गए तो माहौल बनाए रखो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक आदमी को जिंदा रहना है तो उसको माहौल बनाए रखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, वरना लोग भूल जाएंगे। आप एक बात बताओ, और तमाम दर्शक भी इस चीज को देखें जी, जो नेता 10 साल से राजनीतिक सिनेरियो से गायब है या 5 साल से गायब है, उनको जो उनके वर्कर वही भूल जाते हैं, बिल्कुल। भाई 5 साल की था जवाब पूछो, और छोड़ो आप, अपना कोई रिश्तेदार हो, अपना कोई नजदीक की हो, वो अगर 5 साल अपने घर नहीं आए तो उसकी शक्ल भूल जाते हैं लोग, ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि चेंज हो जाती है शक्ल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये खेती है, और ये आपका एक तरह से जो है राजनीति एक पेशा है, बिल्कुल। और इसमें आपको अगर जमे रहना है और कुछ कामयाबी हासिल करनी है तो हार को ना सोचते हुए तुरंत प्रभाव से जुट जाना चाहिए, और जो जीते हैं उनको भी लग जाना चाहिए, बल्कि धन्यवादी दौरा उनको भी करना चाहिए, ठीक है, मैं वोट दिए वो भी ठीक। कल ही मैं एक और गजब बात बताऊं, कल ही मेरी 2 नए जो विधायक बने बीजेपी की, उनसे बात हो रही थी, अच्छा, 2 विधायकों मेरे पास फोन आया, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनको एक ही सलाह दे रहा था, अच्छा, मां विधायक आप 5 साल के लिए बने हो, ये मत सोचना कि सारी जिंदगी के लिए बने हो। अगर लोगों के बीच में नहीं रहे तो 5 साल बाद जैसे औरों को घर बिठा दिया वैसे आपको ही बिठा देंगे, बिल्कुल सही बात है। और वो दोनों विधायक जो है मतलब एक बहुत साधारण परिवार से जीत करके आए हैं, ठीक बात। उनको मैं यही समझा रहा था कि अगर राजनीतिक रूप से जिंदा रहना और 5 साल बाद फिर जीतना है तो लोगों के बीच में रहो, ठीक बात है, वरना जैसे और आ रहे हैं ऐसे आप हार जाओ, बिल्कुल। बड़े बड़े पीपल पाटे हैं, बहुत, बिल्कुल सही। तो ये चीज है, बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही जी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे और प्रद्युमन जी को दें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।